नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में हम हिंदी विषय को कवर कर रहे हैं दोस्तों। और हिंदी विषय में दोस्तों अभी तक जो है 5 प्रैक्टिस सेट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर कीजिए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का क्या नाम रखा है? आपको बताना है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का क्या नाम रखा है। ऑप्शन देखिए, मध्यकाल, श्रृंगार काल, रीतिकाल, अलंकृत काल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को दोस्तों क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल का नाम दिया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से यहाँ से आपको पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ। दोस्तों इनका जन्म जो है 1906 ईस्वी में कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको जरूर याद रखना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरी रचना याद रखनी है, रस खानी। ठीक है, रस खानी। रस खानी रचना किसकी है? तो ये भी दोस्तों किसकी रचना है? ये भी जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। साथ ही साथ दोस्तों कामांग कौमुदी। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे कामांग, एक मिनट इनको दोनों को नोट कर ले। ठीक है, तीसरा है आपका कामांग कौमुदी। कामांग कौमुदी। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। ठीक है, याद रखेंगे, हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास, रसखानी, कामांग कौमुदी, और साथ ही साथ एक और याद रखेंगे, हिंदी का सामयिक इतिहास। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। तो ये कथन दोस्तों किसका है, किस आलोचक का है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी से मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं सारे फैक्ट। याद रखने हैं, इनकी रचनाएं याद रखनी है, इनके निबंध याद रखने हैं। ठीक है, इनके उपन्यास याद रखने हैं। ठीक है, जन्म याद रखना है। ठीक है, चलिए इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये एक निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक रहे हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें उपन्यासों की बात करें तो आपको जो है इनके उपन्यास याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है उपन्यास और निबंध दोनों याद रखेंगे। उपन्यास की बात करें, उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो ये है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। साथ ही साथ इसके अलावा याद रखेंगे चारू चंद्र लेख। ठीक है, चारू चंद्र लेख किसका उपन्यास है? ये भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है अनामदास का पोथा। ठीक है, क्या याद रखना है?
अनामदास, ठीक है, अनामदास का पोथा, ये सब बता रखे हैं मैंने आपको, अनामदास का पोथा, ठीक है। किसकी रचनाएं हैं, किनके उपन्यास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इनके उपन्यास आपको याद रखने हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अनामदास का पोथा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ इंपॉर्टेंट आपके इनके निबंध हैं, निबंधों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। निबंध, तो इनके जो निबंध हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के, पहला याद रखेंगे अशोक, अशोक के फूल, अशोक के फूल दोस्तों ये किसका निबंध है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कूटज हो गया, ठीक है, कूटज हो गया, कूटज इनका निबंध है। साथ ही साथ आलोक पर्व है इनका निबंध, ठीक है, आलोक पर्व। आलोक पर्व के अलावा इनका एक और है दोस्तों निबंध, कल्प लता, ठीक है, कल्प लता, ठीक है। तो ये सारे जो है निबंध किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, ठीक है। इनके उपन्यास और निबंध याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए दोस्तों, बूझत श्याम कौन तू गोरी पंक्ति किस कवि की है। आपको बताना है बूझत श्याम कौन तू गोरी पंक्ति जो है किस कवि ने कही है। ऑप्शन देखिए, नंददास, सूरदास, कुंभनदास या फिर कृष्णदास। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, बूझत श्याम कौन तू गोरी पंक्ति जो है किससे लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर 3 का, सूरदास, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बूझत श्याम कौन तू गोरी दोस्तों ये सूरदास की प्रसिद्ध कविता सूर सागर की भ्रमर गीत से लिया गया है। इसको कहाँ से लिया गया है, याद रखेंगे, सूर सागर के भ्रमर गीत से, सूर सागर के भ्रमर गीत से दोस्तों ये पंक्ति ली गई है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों श्री कृष्ण दोस्तों राधा से उनके बारे में दोस्तों पूछ रहे हैं, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सूरदास। और सूरदास से दोस्तों आप जानती हैं सूरदास के बारे में, सूरदास दोस्तों इनका जन्म जो है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है, इनका जन्म माना जाता है 1478 में इनका जन्म माना जाता है दोस्तों। और निधन की बात करें तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1583, ठीक है, ये लगभग माना जाता है, इनको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रचनाएं आप सभी जानते हैं, सूरदास की रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, ठीक है, साहित्य लहरी, ठीक है, सूर सागर, सूर सागर पहला, उसके बाद सूर सरावली, सूर सरावली, और तीसरा आपका साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी, ठीक है। ये रचनाएं किसकी हैं, सूरदास की हैं दोस्तों। साथ ही साथ इनकी एक और दोस्तों है नल दमयंती, नल दमयंती, नल दमयंती जो है दोस्तों ये किसका वर्क है, किसकी रचना है, सूरदास की रचना है, ठीक है, सारे याद रखेंगे, ठीक है। नल दमयंती के साथ साथ आपको याद रखना है सूर पचीसी, ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा कि सूर पचीसी किसकी रचना है, सूर सूर पचीसी, ठीक है, किसकी रचना है, ये भी सूरदास की है, ठीक है। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो याद रखेंगे बूझत श्याम कौन तू गोरी पंक्ति जो है ये आपका सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत से ये दोस्तों संकलित है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है रामचरितमानस किस भाषा में रचित है। ये कई बार आपको दोस्तों पढ़ा है आप लोगों ने कई बार, और आप सभी जानते हैं रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है, अवधी भाषा में रचित है, ठीक है। रामचरितमानस की रचना किसने की, आप सभी जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे फैक्ट।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को माना है। आपको बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को क्या माना है? भावात्मक, साधनात्मक, प्रकृतिपरक या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को माना है दोस्तों भावात्मक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म दोस्तों कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1884 में। 1884 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों वो क्या क्या हैं, मैंने पहले भी बताया है। जैसे आपका चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि जो है किसकी रचना है दोस्तों? ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों त्रिवेणी इनकी एक रचना है। क्या है? त्रिवेणी। त्रिवेणी किसकी रचना है? शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। साथ ही साथ दोस्तों एक इनका और इम्पोर्टेंट वर्क है रस मीमांसा। ठीक है, क्या है? रस मीमांसा। ठीक है, रस मीमांसा। तो रस मीमांसा दोस्तों ये किसकी रचना है? ये भी आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, इनका जन्म याद रखना है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो ये भी आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, चिंतामणि हो गया, रस मीमांसा हो गया, त्रिवेणी हो गया, और एक और है इनका मित्रता हो गया। ठीक है, मित्रता। ये सारे दोस्तों रचनाएं किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, सारे याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, शिवा बावनी के रचनाकार थे। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, बिहारी केशव भूषण देव। क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर? शिवा बावनी। तो आप जानते हैं दोस्तों शिवा बावनी के रचनाकार हैं महाकवि भूषण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे रचना से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? महाकवि भूषण दोस्तों की रचना है शिवा बावनी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इनकी कुछ और इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं आपको याद रखनी है भूषण की, महाकवि भूषण की। इनके दोस्तों एक और रचना है आपका छत्रसाल दशक। ठीक है, क्या है? छत्रसाल दशक। ठीक है, याद रखेंगे। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो महाकवि भूषण की रचना है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इनकी एक और रचना है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए इनके जन्म की बात करें दोस्तों, महाकवि भूषण के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1613 में। ठीक है, 1613 में कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था, कानपुर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और मृत्यु जो है दोस्तों इनकी कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1715 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, महाकवि भूषण का जन्म जो है 1613 में कानपुर में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। इनकी रचनाओं की बात करें, रचना इनका शिवा बावनी हो गया, छत्रसाल दशक हो गया और शिवराज भूषण हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आंसर कीजिए। ललित ललाम के रचयिता का नाम बताना है आपने। ऑप्शन देखिए, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम की रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा मतीराम। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे ललित ललाम की रचनाकार कौन है? मतीराम। ठीक है, मतीराम आप सभी ने पढ़ा होगा। मतीराम जो है रीतिकाल की एक प्रमुख कवि हैं दोस्तों, रीतिकाल के। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं मतीराम। साथ ही साथ दोस्तों इनका जन्म याद रखेंगे। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका
मोतीराम का 1617 में। ठीक है, 1617 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म भी जो कानपुर में हुआ था। ठीक है, कानपुर आपका, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था मोतीराम का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे आपका ललित ललाम हो गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है फूल मंजरी, इंपॉर्टेंट वर्क है फूल मंजरी। फूल मंजरी किसकी रचना है, आपको पूछा जा सकता है। तो फूल मंजरी रचना है आपका मोतीराम की। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक और वर्क है मोतीराम सतसई भी है इनकी एक। ठीक है, सतसई, मोतीराम सतसई जो है ये भी रचना है इनकी मोतीराम की। तो सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, मोतीराम से। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। तार सप्तक का संपादन किया था। आपको बताना है तार सप्तक का संपादन किसने किया था। ऑप्शन देखिए, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध या फिर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे तार सप्तक का जो संपादन है वो किसने किया? अज्ञेय ने किया। ठीक है, अज्ञेय की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 1911 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1911 में जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको अज्ञेय की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो याद रखनी है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों मैंने आपको कई बार बता रखी हैं, आपको सारी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जैसे इनका प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, जैसे आपका भग्नदूत। ठीक है, भग्नदूत किसकी रचना है? भग्नदूत ये आपका किसकी है? अज्ञेय की रचना है भग्नदूत। साथ ही साथ दोस्तों इनकी एक रचना है चिंता। ठीक है, चिंता भी एक इनकी रचना है। साथ ही साथ इसके अलावा इनका एक जो है आंगन के पार द्वार। ठीक है, आंगन के पार द्वार। ठीक है, और अगली रचना याद रखेंगे अज्ञेय की। अगली रचना है, ये आपने सभी ने पढ़ी है, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, याद रखेंगे। साथ ही साथ इनकी एक और रचना है सागर मुद्रा, ये भी आप याद रखेंगे। सागर मुद्रा किसकी रचना है, पूछा जा सकता है आपको। तो सागर मुद्रा भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। भग्नदूत हो गया, चिंता, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, और साथ ही साथ आपका सागर मुद्रा और महावृक्ष के नीचे, ये भी इनकी रचना है, महावृक्ष के नीचे। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय की रचनाएं हैं दोस्तों, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कामायनी का प्रकाशन हुआ। आपको बताना है कामायनी का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन देखिए, 1930, 1935, 1938 या फिर 1940। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कामायनी आप सभी जानते हैं। ठीक है, कामायनी की रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। कब हुआ था प्रकाशन कामायनी का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का, क्या हो जाएगा? 1935। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। कामायनी का प्रकाशन जो है कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, कामायनी को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, आप सभी जानते हैं। और ये एक हिंदी महाकाव्य है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति कौन सी है? यहाँ पर आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन की कौन सी इसमें से रचना है। ऑप्शन देखिए, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है इसमें से?
तो 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो रचनाएं हैं दोस्तों वो किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। ठीक है, मधुशाला भी उन्हीं की है, मधुकलश भी उन्हीं का है और निशा निमंत्रण भी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इसके अलावा इनका एक और है दोस्तों, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। ठीक है, मधुकलश, मधुशाला और मधुबाला भी है इनकी एक रचना। क्या है? मधुबाला। मधु से याद रखेंगे। ठीक है, तो मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण। साथ ही साथ दोस्तों इनकी और रचनाओं की बात करें तो इनका एक और है दोस्तों रचना, कौन सी है? एकांत संगीत। ठीक है, एकांत, एकांत संगीत। ठीक है, एकांत संगीत किसकी रचना है? तो ये भी आपका जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, आप सभी जानते हैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन दोस्तों अमिताभ बच्चन के दोस्तों ये पिता थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? याद रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1907 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 1907 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके निधन की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2003 में। ठीक है, 2003 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में दोस्तों मृत्यु हुई थी हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखने। साथ ही साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर याद रखना है, हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रख के रचनाएं मधुबाला, मधुकलश, ठीक है, मधुशाला, निशा निमंत्रण, ठीक है, साथ ही साथ एकांत संगीत, ये सारी रचनाएं जो है हरिवंश राय बच्चन की हैं। जन्म याद रखेंगे 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2003 में मुंबई में। ठीक है, क्लियर है इतने फैक्ट। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है, इनको जो है हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है कब मिला? ठीक है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला दोस्तों वो मिला 1938 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, आपको पूछा जा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? तो 1938 में मिला था दोस्तों, 1938 में। किसके लिए मिला था पूछा जा सकता है, तो किसके लिए मिला था? दो चट्टानों के लिए मिला था, दो चट्टानों। ठीक है, दो चट्टानों के लिए इनको क्या मिला था? इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, 11 है दोस्तों, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ये पंक्तियां दोस्तों किसकी हैं? ठीक है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ये पंक्तियां दोस्तों किसने लिखी हैं और ये कहाँ से ली गई हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पर। तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों पंक्तियां हैं किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की ये दोस्तों पंक्तियां हैं, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मुकुट अभी अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ये पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की ये दोस्तों पंक्तियां हैं। साथ ही साथ इसमें दोस्तों नवविवाहिता के जीवन में अचानक आए दुख का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, सुमित्रा कहाँ से इस पंक्तियों को लिया, इस पंक्तियों को कहाँ से लिया गया है, इसको ये पूछा जा सकता है आपको। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ जो है कहाँ से ली हैं? ये पंक्तियाँ ली हैं सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता है दोस्तों। ठीक है, आप सभी ने पढ़ी होगी कविता। क्या है कविता? कविता है दोस्तों परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। ठीक है, याद रखेंगे। तो इनकी एक कविता है परिवर्तन, उसकी प्रसिद्ध दोस्तों पंक्तियां हैं, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ आपको पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ दोस्तों कब हुआ? 1900 ईस्वी में। ठीक है, कई बार पूछा है इनका जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कौसानी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, कौसानी उत्तराखंड। ठीक है, कौसानी में इनका जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इनकी
इम्पोर्टेंट रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं आपका युगांतर हो गया। युगांतर किसकी रचना है? युगांतर सुमित पंत की है। युगवाणी हो गया, युगांतर युगवाणी, ठीक है, युगांतर युगवाणी। वीणा, ठीक है, वीणा, वीणा, साथ ही साथ पल्लव, पल्लव, ठीक है, वीणा, पल्लव और गुंजन, ठीक है, गुंजन किसकी रचना है? ये भी जो है सुमित पंत की है। साथ ही साथ लोकायतन है इनकी एक रचना, लोकायतन हो गया। कला और बूढ़ा चांद हो गया। ये सारी रचनाएं सुमित पंत की हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं हैं सुमित पंत की? युगांतर युगवाणी, वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन और कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। सारी रचनाएं याद रखेंगे और साथ ही साथ इनका जन्म याद रखना है, ठीक है। और एक कविता, ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से ली गई हैं ये भी आपको याद रखना है। उनकी प्रसिद्ध कविता है एक परिवर्तन, वहाँ से दोस्तों ये पंक्तियां ली गई हैं, ठीक है। अभी तो मुकुट बदा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, ठीक है। इसमें दोस्तों ये बताया गया कि नवविवाहिता के जीवन में अचानक आए दुख का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासु, साकेत या फिर प्रिय प्रवास? क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? आप सभी ने पढ़ा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है आपका प्रिय प्रवास, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रिय प्रवास। ये दोस्तों किसने लिखा है ये भी आपको याद रखना है। ये लिखा है दोस्तों हरिऔंद ने, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंद, ठीक है, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंद, ठीक है, हरिऔंद याद रखेंगे, ठीक है, हरिऔंद प्रिय प्रवास इनकी रचना है, ठीक है, याद रखेंगे। तो और ये जो है दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है दोस्तों, एक भारतीय आत्मा उपनाम से कविता करते थे, कौन करते थे? एक भारतीय आत्मा के उपनाम से। ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर 13 का? एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन जो है कविता करते थे? तो 13 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक भारतीय आत्मा उपनाम से कविता करते थे। साथ ही साथ दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? 1889, ठीक है, 1889 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ हुआ था? एमपी में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का। इनकी प्रमुख रचनाओं में दोस्तों, इनकी रचनाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों हिम कीर्तनी, ठीक है, पहला हिम, हिम, हिम कीर्तनी, हिम कीर्तनी, ठीक है, हिम कीर्तनी किसकी रचना है? तो ये दोस्तों किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम कीर्तनी। साथ ही साथ याद रखेंगे इसके अलावा हिम तरंगिणी, दूसरा हिम, हिम तरंगिणी, ठीक है, हिम तरंगिणी रचना किसकी है? तो हिम तरंगिणी रचना भी आपका माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। साथ ही साथ युग चरण हो गया, समर्पण हो गया, समय के पाँव, ये सब रचनाएं किसकी हैं? समय के पाँव, समय के पाँव किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। सारी रचनाएं याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखते हैं इनके जो इनका जो वर्क है दोस्तों हिम तरंगिणी, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। इसलिए याद रखना है दोस्तों, हिम तरंगिणी के लिए दोस्तों इनको क्या मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था, किसके लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए मिला था, ठीक है, याद रखेंगे। कब मिला था अगर आपको पूछा जाता है तो ये मिला था दोस्तों 1955 में, ठीक है। कब मिला था?
1955 में। ठीक है, याद रखेंगे। हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, छायावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को माना है? इनकी छायावाद का जो प्रवर्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को माना है? ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मुकुटधर पांडे, निराला। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का? तो 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका मुकुटधर पांडे। नाम याद रखेंगे, मुकुटधर पांडे को जो है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 1884 में यूपी में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं हैं मैंने बताया था अभी पीछे आपको, जैसे आपका चिंतामणि हो गया, रस मीमांसा हो गया, त्रिवेणी हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, दुख सबको भांजता है, यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, आपको याद रखना है, दुख सबको भांजता है। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? 15 का राइट आंसर क्या होगा? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुख सबको भांजता है, यह पंक्ति दोस्तों किस कवि की है? ये है अज्ञेय की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 का यहाँ पर दोस्तों दुख सबको भांजता है का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब होता है दोस्तों दुख व्यक्ति को क्या करता है? बेहतर बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे, दुख जो है व्यक्ति को क्या बनाता है? बेहतर बनाता है, बेहतर बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये पंक्ति किसकी है? अज्ञेय की है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, अज्ञेय के काव्य संग्रह दोस्तों कहाँ से इसको लिया गया है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि दुख सबको भांजता है, ये पंक्ति जो है आपका कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों अज्ञेय के काव्य संग्रह इंद्रधनु रौंदे हुए थे, यहाँ से इसको लिया गया है दोस्तों। ये कब लिखा गया था? इंद्रधनु रौंदे हुए थे, ये लिखा गया था 1954 में। ठीक है, क्लियर है। दुख सबको भांजता है, यह पंक्ति किस कवि की है? अज्ञेय की है। और कहाँ से ली गई है ये भी आपको याद रखना है। ये पंक्ति दोस्तों कहाँ से ली है? ये ली है दोस्तों इंद्र, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? इंद्रधनु रौंदे हुए, इंद्रधनु रौंदे हुए थे। तो यहाँ से दोस्तों ये पंक्ति ली गई है। कौन सी पंक्ति? दुख सबको भांजता है। ठीक है, ये इंद्रधनु रौंदे हुए थे दोस्तों, ये अज्ञेय का जो है काव्य संग्रह है, इसको लिखा गया था दोस्तों अज्ञेय के द्वारा 1954 में, 1954 में लिखा गया था इसको। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, अंधेरे में के रचनाकार हैं। आपको बताना है दोस्तों अंधेरे में ये किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए इसका 16 का? अंधेरे में ये रचना किसकी है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्तिबोध। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रचना याद रखेंगे अंधेरे में। ठीक है, किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की बात करें दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 1917 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 1917 में ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। किसका? मुक्तिबोध का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं मुक्तिबोध जो है दोस्तों ये प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? प्रगतिशील काव्यधारा के। ठीक है, प्रगतिशील, ठीक है, प्रगतिशील काव्यधारा। ठीक है, प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं मुक्तिबोध। ठीक है, इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें दोस्तों
तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी बताइए। जैसे इनकी रचना है चाँद का मुँह टेढ़ा। ठीक है, ये तो आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, चाँद का मुँह, चाँद का मुँह टेढ़ा। ठीक है, चाँद का मुँह टेढ़ा। ठीक है, किसकी रचना है, ये मुक्तिबोध की है। और उसके साथ ही साथ भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है, ये भी दोस्तों किसकी रचना है, मुक्तिबोध की रचना है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है काठ का सपना, इनकी एक रचना है काठ का सपना। काठ का सपना, काठ का सपना किसकी रचना है, ये भी दोस्तों मुक्तिबोध की रचना है। साथ ही साथ नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है, ये भी रचना याद रखेंगे, नई कविता का, नई कविता का आत्म, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आत्मसंघर्ष। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आपको मुक्तिबोध से संबंधित सारे फैक्ट याद रखने हैं। इनका जन्म 1917 में ग्वालियर में हुआ था और मुक्तिबोध दोस्तों प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर में है दोस्तों गीत फरोश रचना है। आपको बताना है गीत फरोश रचना किसकी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, नागार्जुन। क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का, गीत फरोश किसकी रचना है बताइए। 17 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, गीत फरोश रचना है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे गीत फरोश किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इनका जन्म दोस्तों पूछा जा सकता है, इनका जन्म हुआ था 1913 में। ठीक है, 1913 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था इनका जन्म 1913 में, मध्य प्रदेश में हुआ था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, एमपी में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था भवानी प्रसाद मिश्र का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ से आपको पूछा जाएगा। जैसे प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे गीत फरोश हो गया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका जो इनकी जो रचना है वो है बुनी हुई रस्सी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी। ठीक है, बुनी हुई रस्सी रचना किसकी है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। साथ ही साथ इनकी एक रचना है खुशबू के शिलालेख। क्या है, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख। ठीक है, खुशबू के शिलालेख। ठीक है, खुशबू के शिलालेख, ये भी रचना किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि भवानी प्रसाद मिश्र को आपको पूछा जा सकता है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र को दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है दोस्तों कब मिला था। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था दोस्तों इनको 1972 में, देखिए 1972 में, याद रखेंगे 1972 में दोस्तों इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहली जो इनकी रचना है दोस्तों यहाँ पर बुनी हुई रस्सी। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है आपका बुनी हुई रस्सी, इसके लिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1972 में। ठीक है, 1972 में। क्लियर है, तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों प्रेत का बयान कविता के रचयिता हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है प्रेत का बयान कविता किसने लिखी है। आंसर करिए, धूमिल, कुंवर नारायण, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, प्रेत का बयान, ये कविता किसने लिखी है, राइट आंसर हो जाएगा ये कविता लिखी है नागार्जुन ने। ठीक है,
सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों नागार्जुन की बात हो रही है। मैंने पहले भी बताया है नागार्जुन के बारे में आपको। जन्म कब हुआ था? 1911 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नागार्जुन का। इनका वास्तविक नाम दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था, ठीक है, वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम था दोस्तों क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र इनका जो है क्या था? वास्तविक नाम था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर इनकी रचनाएं याद रखनी है नागार्जुन की। ठीक है, जन्म याद रखेंगे 1911 में, वास्तविक नाम याद रखेंगे इनका क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात करें दोस्तों नागार्जुन की, तो नागार्जुन की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? आपने पढ़ी होंगी नागार्जुन की रचनाएं। ठीक है, जैसे युगधारा इनकी एक रचना है। ठीक है, युगधारा। ठीक है, युगधारा रचना किसकी आपको पूछा जा सकता है? तो युगधारा रचना है नागार्जुन की। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है प्यासी पथराई आंखें, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्यासी प्यासी पथराई प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, ये किसकी रचना है? ये भी दोस्तों आपका किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ रतिनाथ की चाची। ठीक है, रतिनाथ की चाची मैंने बताया था आपको, रतिनाथ। ठीक है, रतिनाथ की चाची किसकी रचना है? नागार्जुन की। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नागार्जुन से संबंधित जितने भी मैंने फैक्ट बताए आपको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट करेंगे। देखिए नागार्जुन जो है दोस्तों, इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। दोस्तों ये हिंदी में किस नाम से, किस किस उपनाम से लिखते थे, और मैथिली में किस उपनाम से लिखते थे? ठीक है, तो याद रखेंगे हिंदी में जो है ये दोस्तों, हिंदी में ये लिखते थे नागार्जुन नाम से। ठीक है, हिंदी में लिखते थे नागार्जुन उपनाम से, और मैथिली में किस नाम से लिखते थे? मैथिली में किस उपनाम से लिखते थे? मैथिली में दोस्तों ये लिखते थे यात्री उपनाम से, सॉरी यात्रा उपनाम से। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे। नागार्जुन जो है हिंदी में किस उपनाम से लिखते थे? नागार्जुन उपनाम से, और मैथिली में यात्रा उपनाम से ये लिखते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 है दोस्तों, प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ था। तो प्रेमचंद ने दोस्तों गोदान को दोस्तों कब प्रकाशित हुआ था? इनका गोदान, गोदान इनका जो है दोस्तों प्रेमचंद का है। तो ये कब प्रकाशित हुआ था बताना है। 1935, 1936, 42 या फिर 1945? क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ था 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1936 में दोस्तों गोदान प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, गोदान कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों, इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1880 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ? वाराणसी में। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, आप जानते ही हैं सभी, उपन्यास सम्राट। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, इनके रचनाओं की बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हैं इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। रचनाएं दोस्तों इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं। जो प्रमुख हैं उनकी बात करें तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, गबन हो गया। ठीक है, गबन, गोदान। ठीक है, गबन, गोदान, कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है। कर्मभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद की हो गया। सेवा सदन हो गया। ठीक है, सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन के अलावा रंगभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि के अलावा क्या है इनका? कफन हो गया। ठीक है, कफन, कफन के साथ साथ निर्मला हो गया। ठीक है, निर्मला, निर्मला के साथ साथ हो गया और क्या रचना है इनकी? पूस की रात। ठीक है, पूस की रात।
ठीक है। पूस की रात के साथ साथ दोस्तों ईदगाह हो गया, ईदगाह के साथ साथ सोजे वतन हो गया, परमेश्वर हो गया, ये सारी रचनाएं प्रेमचंद की हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्या रचनाएं हैं प्रेमचंद की? गबन गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, कफन, पूस की रात, ईदगाह, सोजे वतन, परमेश्वर। ठीक है, सारी रचनाएं याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर करेंगे 20 है दोस्तों, क्या आप उपन्यास के लेखक हैं? ठीक है, क्या आप उपन्यास जो है दोस्तों किसने लिखा है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, मन्नू भंडारी, मनोहर श्याम जोशी, धर्मवीर भारती या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर 20 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, क्या आप जो उपन्यास है किसने लिखा है? ये लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने। ठीक है, बात करें दोस्तों मनोहर श्याम जोशी की, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका, कब हुआ था? 1933 में इनका जन्म हुआ था। 1933 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? अजमेर राजस्थान में। ठीक है, कहाँ हुआ था? अजमेर, अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर कि मनोहर श्याम जोशी दोस्तों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, क्या आपके अलावा जो है इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी और रचनाएं हैं, जैसे कुरु कुरु स्वाहा, आपको पूछा जा सकता है कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी की। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो और रचनाएं हैं, जैसे आपका क्या हो गया, कुरु कुरु स्वाहा हो गया, नेताजी कहिन। ठीक है, नेताजी, नेताजी कहिन। ठीक है, नेताजी कहिन किसकी रचना है? ये भी दोस्तों मनोहर श्याम जोशी की है। नेताजी कहिन, बातों बातों में। ठीक है, ये सब इन्हीं के वो है। ठीक है, रचनाएं हैं। साथ ही साथ इनने कुछ धारावाहिक भी लिखे थे दोस्तों, धारावाहिक में जैसे हम लोग हो गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, काकाजी कहिन, हम राही। ठीक है, जमीन आसमान। ठीक है, ये सारे जो हैं मनोहर श्याम जोशी से संबंधित हैं, याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। कुरु कुरु स्वाहा हो गया, क्याप हो गया, नेताजी कहिन, बातू बातू में। ठीक है, ज़मीन आसमान, हम राही, काका जी कहिन। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सब किससे संबंधित हैं? मनोहर श्याम जोशी से। ठीक है, क्लियर हो गया। इनका जन्म याद रखेंगे, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी रचनाएं याद रखेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे साहित्य अकादमी अवार्ड की। देखिए दोस्तों, जो मनोहर श्याम जोशी हैं दोस्तों, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है दोस्तों कब मिला था? ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 2005 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 2005 में मिला था दोस्तों। किसके लिए मिला था इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, किसके लिए बताइए, किसके लिए? क्याप के लिए। ठीक है, तो क्याप के लिए इनको दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 2005 में मिला था। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। आई होप दोस्तों आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।